Good morning, everybody. My name is CA Ashutosh Vats, and I am welcoming you all in the class number 1 of the taxation subject. So, as you know, there are two groups in your CA intermediate level. Group number 1 and group number 2. So, there are 4 subjects in your group number 1: accounts, costing, taxation and law. तो मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं वो है टैक्स, या फुल फॉर्म में मैं कहूं टैक्सेशन। तो अपने सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो टैक्स लॉ अपने सिलेबस में 2 तरह के हैं। एक तो इनकम टैक्स और एक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनकम टैक्स जो आपके सिलेबस में आएगा वो आएगा 60 मार्क्स का, और जीएसटी आएगा बैलेंस 40 मार्क्स का। वैसे तो एग्जाम आपका 120 मार्क्स का आता है, उसमें आपके पास चॉइस अवेलेबल होती है, लेकिन 100 मार्क्स में से अगर मैं बात करूं तो 60 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स आएगा और 40 मार्क्स का जीएसटी। कंटेंट वाइज बात करूं तो इनकम टैक्स का कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू जीएसटी। काफी लेंदी है इनकम टैक्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जीएसटी का कंटेंट भले ही कम है लेकिन टेक्निकल बहुत है। जीएसटी 2017 में ही आया जीएसटी का लॉ इंडिया में, तो काफी रीसेंट लॉ है। बहुत सारे टीचर्स को भी इस पर क्लैरिटी नहीं है, गवर्नमेंट को भी क्लैरिटी नहीं है। तो जीएसटी टेक्निकल है इसलिए मुश्किल है, इनकम टैक्स काफी लेंदी है इसलिए मुश्किल है। तो कहने का मतलब टैक्स का सब्जेक्ट आपका आसान नहीं है। सर आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। आप सिलेबस उठा के देखोगे सबसे ज्यादा सिलेबस आपको टैक्स का ही मिलेगा। नंबर ऑफ क्लासेस भी सबसे ज्यादा टैक्स की ही मिलेगी। क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने में टैक्स में दिक्कत आएगी अगर आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनोगे। लेकिन अगर आपने मेरी एक एक बात ध्यान से सुनी तो ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट बनने वाला है। इतनी सारी लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातें इसमें, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और वैसे भी कल को जब आप सीए बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप कल को बनोगे, तो सभी आपसे ये उम्मीद तो करेंगे ही कि आप उनका टैक्स बचा के दिखाओ, तभी कोई आपके पास आएगा। भले ही आज के दिन सीए के और भी बहुत काम हो चुके हैं, फाइनेंशियल लाइन में भी, ऑडिट में भी, अकाउंट्स में भी, लेकिन फिर भी एक ट्रेडिशनल जो दिमाग में लोगों की अप्रोच है वो यही है कि सीए मतलब जो टैक्स बचाएगा। तो अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी नहीं की इस सब्जेक्ट में तो आप टैक्स तो बचा ही नहीं पाओगे, इनफैक्ट और उसका ज्यादा टैक्स बनवा दोगे, कुछ गड़बड़ी कर दोगे। तो इसलिए सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बट प्लीज यू हैव टू लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा? पढ़ने का तरीका हमारा ये होगा कि आप कोई भी बुक रेफर नहीं करोगे। सर हम आईसीएआई का स्टडी मैट रेफर नहीं करेंगे, नहीं करना आपको। मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं, काफी समराइज्ड वे में मैंने अपनी खुद की बुक बना रखी है, वही आपको मैं शेयर करूंगा आपके साथ और उसी में से आप पढ़ोगे। हाँ, आईसीआई की स्टडी मैट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, तो आईसीएआई के क्वेश्चंस हम सारे करेंगे, लेकिन स्टडी मटेरियल आईसीआई का रेफर नहीं करेंगे। कोई और बुक भी आप रेफर नहीं करोगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है और हर बुक में वो पढ़ाने का तरीका अलग मिलेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जो मैं नोट्स आपको दूंगा आपको उसी में से ही पढ़ना है, सब कुछ कवर्ड है उसमें। क्वेश्चंस का क्या करेंगे सर? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चंस भी दूंगा
वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी करोगे, आरटीपीज जो इंस्टीट्यूट इशू करता है रिवीजन टेस्ट पेपर्स, वो भी आप सॉल्व करोगे। तो धीरे धीरे आपको समझ आता चला जाएगा कि कैसे हमें सिलेबस को आगे फॉरवर्ड करना है। आगे चलते हैं। तो सर आपने बताया कि 2 तरह के लॉज हैं अपने सिलेबस में, इनकम टैक्स लॉ और जीएसटी लॉ। तो दोनों बिल्कुल अलग लॉ हैं। इनकम टैक्स है अपना डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों अलग तरह के लॉ हैं, आपस में कोई लिंकेज नहीं है इनमें। तो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है इनकम टैक्स लॉ। ये पूरा फिनिश करने के बाद तब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द लॉ इनकम टैक्स लॉ। सर हमें तो टैक्स का मतलब ही नहीं पता, आप तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, इनकम टैक्स जीएसटी। हमें सर कुछ नहीं पता, हम तो 12th पास करके आए, बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। तो देखो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से ही शुरुआत करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कि आपको प्लस माइनस के अलावा कुछ भी नहीं आता। 10th लेवल की आपकी नॉलेज है, 12th की भी नहीं मान के चल रहा मैं, यही मान के चल रहा हूं कि आपको बस प्लस माइनस करना आता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता, सब आप मुझसे ही सीखोगे। तो आज के दिन आप सभी बच्चे बिल्कुल सेम लेवल पे हो। मैं ये मान के चल रहा हूं किसी को कुछ भी नहीं आता, लेकिन आज से 4-5-6 महीने बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको चीजें आती हैं या नहीं। तो अभी सभी बच्चे बिल्कुल सेम लेवल पे हैं। आपकी डेडिकेशन लेवल, आपका हार्डवर्क का लेवल डिसाइड करेगा कि आप 6 महीने बाद कहां होगे। तो देखो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज की शुरुआत करते हैं कि टैक्स का क्या मतलब है। इनकम टैक्स जीएसटी को तो छोड़ो, टैक्स का क्या मतलब है। तो टैक्स का मतलब काफी सिंपल है, आपको भी पता है कि सर गवर्नमेंट कुछ ना पैसे ले लेती है, उसको बोल देते हैं टैक्स। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही कुछ मीनिंग है टैक्स का। लीगली क्या है एक बार लिखवा रहा हूं, देखो। टैक्स मीन्स एन इनवॉलेंटरी, लिख रहा हूं अभी, आपको लिखना कुछ नहीं है, बस मेरी बात सुननी है। टैक्स मीन्स इनवॉलेंटरी फीस levied by government on any person by authority of law। टैक्स का मतलब क्या है कि इनवॉलेंटरी फीस। इनवॉलेंटरी फीस मतलब कि गवर्नमेंट ने आपको कह दिया कि टैक्स देना है तो फिर देना है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि मेरा मन नहीं है सरकार मुझसे मत लो। वॉलेंटरी नहीं है ये, इनवॉलेंटरी फीस है, आपकी कोई मर्जी नहीं है इसमें। लेविड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लेवी करती है कानून बनाकर। ये नहीं है कि रास्ते में कोई एमएलए जा रहा है, एमपी जा रहा है कोई, उसने बोला कि हाँ मैं गवर्नमेंट उसमें काम करता हूं, ला मुझे टैक्स दे दे। ऐसे नहीं, सरकार लेवी करेगी, या कोई प्राइवेट आदमी कोई कंपनी आपको कह रही है कि ला मुझे टैक्स दे दे, तो वो नहीं ले सकती। सिर्फ किसको अधिकार है टैक्स लेने का? गवर्नमेंट को। तो क्या पढ़ा टैक्स का मतलब हमने? टैक्स मींस इनवॉलेंटरी फीस, कि अगर लगा दिया तो मर्जी नहीं है, देना ही पड़ेगा। कौन लगा सकता है? गवर्नमेंट लगाती है। किस पर लगाती है? ऑन एनी पर्सन, किसी पर भी लगा सकती है। पर्सन क्या क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल पर भी लगा सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म पर भी लगा सकती है, कंपनी पर भी लगा सकती है, एलएलपी पर भी लगा सकती है, सोसाइटी पर भी लगा सकती है। एनी पर्सन, किसी भी पर्सन पर लगा सकती है। कैसे? क्या मोदी जी बोल देंगे कि ये टैक्स दे दो तो टैक्स लग जाएगा? नहीं, मोदी सरकार को कानून लेकर आना पड़ेगा, लॉ लेकर आना पड़ेगा, तब उसे क्या बोला जाएगा? टैक्स। यानी ये सारे फीचर्स जिस चीज में होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? टैक्स। तो रिपीटिंग द लास्ट टाइम, टैक्स मींस इनवॉलेंटरी फीस लेविड बाय गवर्नमेंट, लेविड मतलब लगाती है गवर्नमेंट, ऑन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन पर लगा सकती है। इनमें से
बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून बनाकर ही लगा सकती है। अब टैक्स जो है इंडिया में दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझते हैं पहले तो, कि इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है। इसका एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी में क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है या कानून कहता है जीएसटी का, कि कोई भी आदमी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसने 100 रुपए की गुड्स सप्लाई करी, इसको मिस्टर एस ने, सप्लायर ने मिस्टर आर को, रिसिपिएंट को गुड्स सप्लाई की जिसकी कीमत है 100 रुपए। तो सरकार कहती है, जीएसटी का लॉ कहता है कि मिस्टर एस आपको ना 100 रुपए पर, फॉर एग्जाम्पल 10% जीएसटी रेट है, तो सरकार कहती है कि मिस्टर एस जब भी तू माल सप्लाई करेगा ना किसी को, तो उसका 10% हमें जमा कराइयो। ये है सरकार। मिस्टर एस कहता है ठीक है, 100 रुपए का मैं सामान बेच रहा हूं, उसका 10% 10 रुपए आपको जमा करा दूंगा। फिर मिस्टर एस क्या करता है, मिस्टर आर से जब पैसे चार्ज करता है सामान के, तो बिल बनाता है ऐसे कि गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज और उस पर जीएसटी 10 रुपीज। मिस्टर एस मिस्टर आर को 110 रुपए का बिल बनाकर भेजता है। तो मिस्टर आर फिर पेमेंट कितने की करता है, 110 रुपए की। इस सिस्टम को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि मिस्टर एस ने सरकार को 10 रुपए जमा तो कराए, लेकिन मिस्टर आर से रिकवर कर लिए। गुड्स कितने की थी, 100 रुपए की, पैसे कितने ले लिए, 110, उसी में से 10 तो आगे दिए हैं मिस्टर एस ने। तो जब मिस्टर एस गवर्नमेंट को दे दे और सामने वाले से रिकवर कर ले, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी मिस्टर एस अपना टैक्स का बर्डन ट्रांसफर कर रहा है मिस्टर आर पर, ऐसे टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉ कहता है, फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय का केस लेते हैं, लॉ कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय कुछ इनकम कमाएगा बाय वे ऑफ सैलरी, तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए की सैलरी दी, तो लॉ कहता है एम्प्लॉय आपको सरकार को जमा कराना पड़ेगा टैक्स। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख पर टैक्स आ रहा है, रफली मान के चल रहा हूं मैं 1 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट का लॉ क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो ना इनकम, तो थोड़ी सी हमारी भी इनकम करा दो, इसमें से टैक्स हमें दो 1 लाख रुपए। तो एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपए जमा करा दिए गवर्नमेंट को। क्या ये एम्प्लॉय अब अपने एम्प्लॉयर को ये कहेगा कि ला मुझे 11 लाख रुपए दे, 1 लाख तो मैंने सरकार को जमा करा दिया? नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनकम टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इसका बर्डन ये सामने वाली पार्टी पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। जीएसटी के केस में मिस्टर एस ने, जिसने गवर्नमेंट को जमा कराया था, उसने सामने वाले से रिकवर कर लिया था, तो इसको बोल दिया था इनडायरेक्ट टैक्स। इस केस में जब एम्प्लॉय ने इनकम टैक्स जमा कराया, तो ये एम्प्लॉयर से रिकवर नहीं कर पाया, तो इसको बोल दिया गया डायरेक्ट टैक्स। तो मीनिंग काफी सिंपल है दोनों का। When a person cannot transfer the tax burden onto the other party, then it is called direct tax. And when a person can transfer the tax burden to other party, then it is called indirect tax. और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनकम डायरेक्ट टैक्स का? तो आज के टाइम पर जो मेन एग्जाम्पल है वो इनकम टैक्स ही है। पुराने टाइम पर और एग्जाम्पल्स होते थे, वेल्थ टैक्स जैसे अब अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया। गिफ्ट टैक्स होता था, वो भी खत्म हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट टैक्स के।
इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी भी और भी हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। अपने सिलेबस में ऐसा कुछ भी कवर्ड नहीं है। अपने सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स के नाम पर इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर जीएसटी है, यही हमें पढ़ने हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, आपको मुझसे पढ़ते हुए आप बीच बीच में स्टोरी में गुम हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि हम पढ़ क्या रहे थे। तो आपको बता दूं हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे टैक्स का बेसिक मीनिंग, कि टैक्स का क्या मतलब है। तो वो मैंने मीनिंग आपको बता दिया। फिर मैंने बताया कि टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनका डिफरेंस हम पढ़ रहे थे। तो इनकम टैक्स का मीनिंग पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया, इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया। और देखो इसके बारे में, इनकम टैक्स को बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि सरकार ने क्या कर रखा है, स्लैब रेट्स बना रखे हैं कि जिसकी 2.5 लाख तक इनकम है उसका टैक्स रेट रहेगा निल, 0। जो 2.5 लाख से ऊपर कमाएगा तो अगले 2.5 लाख पर उसका रेट रहेगा 5%। इसके बाद जो 5 लाख रुपए और कमाएगा इसके ऊपर तो उसका रेट रहेगा 20%। और इसके बाद जो भी कुछ कमाएगा उसका रेट रहेगा 30%। सर क्या हमें ये याद करने हैं? अभी नहीं करने, अभी बस बात सुन लो, रफली लिख रहा हूं सारी चीजें। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे लॉ को बोला गया प्रोग्रेसिव इन नेचर, कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, अमीर बनोगे, वैसे वैसे टैक्स बर्डन ज्यादा आ जाएगा। और इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, आप मैगी लेने गए, मैगी मिली आपको 12 रुपए की। सप्लायर और आप रिसिपिएंट। सप्लायर ने मैगी दी आपको 12 रुपए, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, सारे टैक्सेस शामिल है, तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है 12 रुपए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान के चल रहा हूं मैगी की कीमत 10 रुपए होगी और उस पर 2 रुपए का जीएसटी शामिल है, रफली मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो रिग्रेसिव का क्या मतलब है कि चाहे चाहे आप मैगी लेने जाओ, कोई नॉर्मल पर्सन, उसको भी 12 की मिलेगी, उसके लिए भी जीएसटी कितना पड़ा, 2 रुपए। अगर कोई गरीब आदमी, पुअर पर्सन, वो मैगी लेने जाएगा, उसको भी 12 की पड़ेगी और जीएसटी कितना आएगा उसके लिए भी 2। मुकेश अंबानी मैगी लेने जाए, मुकेश अंबानी दुकान पे जा रहा है मैगी लेने, तो मुकेश अंबानी अगर मैगी ले तो उसे भी 12 रुपए की पड़ेगी, उसने भी 2 रुपए का ही जीएसटी दिया। यानी कोई नॉर्मल आदमी मैगी ले रहा है, वो भी 2 रुपए का जीएसटी दे रहा है, कोई गरीब आदमी मैगी ले रहा है, वो भी 2 रुपए का जीएसटी दे रहा है, मुकेश अंबानी भी मैगी ले रहा है, वो भी 2 रुपए का जीएसटी दे रहा है। तो इसको बोला गया रिग्रेसिव इन नेचर। कह रहा है ये इस बात का ध्यान नहीं रखता कि अमीर के लिए ज्यादा टैक्स रेट लगाया जाए, गरीब के लिए कम लगाया जाए। ऐसा करने से क्या होता है कि अमीर का टैक्स, उसकी कैपेसिटी तो ज्यादा होती है लेकिन उसका टैक्स कम आता है, और पुअर पर्सन की कैपेसिटी कम होती है, उसको भी उतना टैक्स देना पड़ता है जितना मुकेश अंबानी को देना पड़ा। तो इसलिए इसको बोला गया रिग्रेसिव इन नेचर। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड जीएसटी, या मैं कहूं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर आप तो जल्दी जल्दी कर रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, तो हम तो बाद में भूल जाएंगे। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारी बातें सुन लोगे, इतना ही काम है आपका। लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा आपको नोट्स में, कैसे लिखा हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूं। देखो हम पढ़ रहे थे टैक्स सिस्टम इन इंडिया। टैक्स का क्या मतलब है, टैक्स इज एन इनवॉलंटरी फीस लेविड ऑन पर्संस बाय गवर्नमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। किस लिए लगाती है गवर्नमेंट टैक्स, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए
और वो उस पैसे को गवर्नमेंट को जो भी काम करने हैं उसमें वो पैसा यूज कर सके। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स मींस द टैक्सेस दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, जिसका बर्डन शिफ्ट ना किया जा सके उसे बोल देंगे डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल होगा इसका इनकम टैक्स। ए पर्सन हु अर्न्स अ टैक्सेबल इनकम पेज इनकम टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। किसी ने कुछ इनकम कमाई, उस पर टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। इन दिस केस द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स फ्लैटली ऑन द पर्सन हु अर्न्स द इनकम। जिसने इनकम कमाई उस एम्प्लॉय ने, उसी को टैक्स देना पड़ गया, वही बियर करेगा, सामने वाली पार्टी पर वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ही कैन नॉट शिफ्ट द टैक्स टू अदर्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा है? इनडायरेक्ट टैक्स मींस अ टैक्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। एग्जांपल जीएसटी। ए पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज पेज जीएसटी टू गवर्नमेंट। सरकार को जीएसटी देता है। हाउएवर ही चार्जेस द सेम फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से 110 रुपए ले लेता है, बाय इंक्लूडिंग इट इन द प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विस जो भी दे रहा है, एंड हेंस ही शिफ्ट्स द टैक्स बर्डन ऑन द कस्टमर। डायरेक्ट टैक्सेस को बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर पीपल हैविंग हायर इनकम इज हायर। जो ज्यादा इनकम कमाते हैं उनके लिए टैक्स रेट ज्यादा है। Indirect taxes are regressive in nature, that is all the consumers equally bear the burden irrespective of their ability to pay. डायरेक्ट टैक्स के क्या एग्जांपल बताए थे? वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के क्या एग्जांपल हैं? अपने सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर क्या करूंगा हर चैप्टर की। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम लिख नहीं पाए, सिर्फ समझने पर ही ध्यान लगाओ, वही जरूरी है। सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा उसी भाषा में जैसे बताऊंगा। अब देखो, ये तो था टैक्स का मीनिंग। टैक्स के मीनिंग में हमने एक बात पढ़ी थी कि टैक्स इज एन इनवॉलेंटरी फीस लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन एनी पर्सन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ या ऑपरेशन ऑफ लॉ। कि सरकार टैक्स लगा सकती है, वसूल सकती है पब्लिक से पैसा, लेकिन उसके लिए उसे पहले कानून बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। सर ये बात आप बता रहे हो, लिखी कहां है कि कानून बनाना पड़ेगा? कानून बनाए बिना गवर्नमेंट पैसा नहीं ले सकती। ये बात लिखी है भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है? वहां पर एक आर्टिकल आता है 265। जैसे आपके कंपनीज एक्ट में सेक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शंस होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शंस होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है भारत के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? कि कोई भी सरकार टैक्स वसूल नहीं कर सकती कानून बनाए बिना। तो इफेक्टिवली क्या लिखा हो वहां पर कि टैक्स अगर वसूल करना है ना गवर्नमेंट, तो पहले कानून बनाओ। ये बात भारत के संविधान में लिखी है। वहीं से मैंने आपको ये बताया कि टैक्स इज एन इनवॉलेंटरी फीस लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन एनी पर्सन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो सर लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है? कानून कैसे बनता है ये बताओ सर हमें। तो देखो, कानून बनाने का भी एक डिटेल्ड प्रोसीजर है। कहां बनता है कानून? अगर मैं सेंट्रल लेवल के कानूनों की बात करूं तो वो बनते हैं आपके पार्लियामेंट में। संसद भवन आपने सुना होगा। सेंट्रल लेवल के, इंडिया लेवल के कानून संसद भवन में बनते हैं। तो कानून बनाने का डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है। लिखने वाली जो चीज होंगी मैं आपको खुद बता दूंगा। स्टेज नंबर 1, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी चल रही होती है, जो भी गवर्नमेंट चल रही होती है, उसके एमपीज राज्यसभा या लोकसभा, दो सभाएं हैं संसद भवन में, राज्यसभा और लोकसभा।
तो इन सभाओं में बिल प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप ये, जो भी कानून वो लेके आ रही है सरकार, वो बिल पहले प्रेजेंट करती है। राज्यसभा या लोकसभा, दो हाउसेज हैं, किसी में भी पहले प्रेजेंट कर सकती है। तो मान के चलते हैं कि पहले राज्यसभा में प्रेजेंट कर दिया गया बिल, तो ये थी स्टेज 1। उसके बाद आती है स्टेज 2 कि राज्यसभा इसे करती है इसकी फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में वो क्या करती है? फर्स्ट रीडिंग में वो ये चेक करती है कि ये जो बिल आया है, इस बिल को बनाने की पावर क्या राज्यसभा के पास है भी या नहीं। कहीं ये किसी स्टेट लेवल का कानून है और पार्लियामेंट में आया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट रीडिंग, प्रिलिमिनरी रीडिंग करती है राज्यसभा या लोकसभा, जहां पर भी प्रेजेंट करोगे। अगर उसको लगता है कि हाँ ये बिल यहां पर पास होने लायक है, तब स्टेज 3 में उसे क्या कर दिया जाता है? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। सर ये कैसे वर्ड्स आ रहे हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, क्या मतलब है इस बात का? देखो, इंडियन गवर्नमेंट जो भी पब्लिक में इंफॉर्मेशन जारी करती है, कुछ कानून आया, कुछ सर्कुलर आया, कुछ नोटिफिकेशन आई, कुछ ऑर्डर आया गवर्नमेंट का, वो सभी पब्लिक को कैसे बताती है? क्या मोदी जी हमेशा आज तक पे आके बताएंगे? नहीं, वो कोई ऑफिशियल तरीका थोड़ी नहीं है, वो तो उनकी मर्जी है, आ जाते हैं। लेकिन ऑफिशियल तरीका सरकार का क्या होता है कि सरकार का खुद का एक लगा लो न्यूज़पेपर है, उसका नाम है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो सरकार उसमें पब्लिश करती है जो भी अपनी बात सरकार को बतानी होती है पब्लिक डोमेन में। कोई भी कानून आता है, कुछ भी आता है, तो सरकार उसमें छापती है उसे। तो बिल पास करने का प्रोसेस समझ रहे हैं, उसमें भी सरकार क्या करती है? राज्यसभा लोकसभा किसी में भी पहले प्रेजेंट कर दिया, फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग की, और उसे फिर अगर लगा कि हाँ ये पास होने लायक है, तो ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में उसे पब्लिश कर दिया। फिर आती है स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 में क्या होता है कि ये रेफर कर दिया जाता है बिल स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है? स्टैंडिंग कमेटी इस बिल को चेक करती है कि क्या इसकी ड्राफ्टिंग ठीक है, लैंग्वेज वगैरह सब सही है। अगर स्टैंडिंग कमेटी इसको चेक करके कह देती है कि हाँ लैंग्वेज वगैरह सब सही है, इसको आगे प्रोसेस में लाया जा सकता है। फिर स्टार्ट होती है स्टेज 5। स्टेज 5 में फिर संसद भवन में इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है, तो इसको बोल दिया जाता है सेकंड रीडिंग। यहां पर क्या आ रही थी? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या, बस देख लिया कि हाँ ये बिल राज्यसभा या लोकसभा में पास होने लायक है, सेंट्रल लेवल का बिल है। सेकंड रीडिंग में अब इसकी डिटेल रीडिंग करेंगे। इसके 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेज इसमें भी और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में इस पूरे बिल की डिटेल्ड डिस्कशन की जाती है कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस चीज का ये कानून है, क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई। और फिर इसको अगर चाहे संसद भवन, तो वो इसको किसी कमेटी के पास रेफर कर सकता है कि भाई इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दो, ताकि पब्लिक भी अपनी ओपिनियन इस पर दे। पब्लिक ओपिनियन आने के बाद, पूरा डिस्कशन होने के बाद, अगर कुछ अमेंडमेंट लगती है कि कुछ बदलाव इस बिल में करने की जरूरत है, तो वो अमेंडमेंट कर दी जाती है। उसके बाद स्टेज 6 में वो बिल पास हो जाता है। कैसे पास होता है? अगर 100 मेंबर्स बैठे हैं संसद भवन में किसी सभा में, और उसमें से 50 से ज्यादा अगर ये कह देते हैं कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, तो वो बिल पास हो जाता है। तो क्या करा अभी तक हमने? सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। राज्यसभा में फॉर एग्जाम्पल बिल पेश किया गया, फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर उसे ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाएगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाएगा कि देख ले कि प्रिंसिपल्स जो हैं कानून के इसमें सही बने हुए हैं नहीं, क्लॉजेस वगैरह सही डले हुए हैं नहीं, ड्राफ्टिंग वगैरह सही है या नहीं। उसके बाद सेकंड रीडिंग के लिए इसे लाया जाता है भवन में।
फिर इसकी दो स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज जहां पर इसमें रीडिंग की जाती है, सारे प्रोविजंस को देखा जाता है और पब्लिक ओपिनियन के लिए इसे भेज दिया जाता है। फिर लगता है कि कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है तो अमेंडमेंट कर दी जाती है और फिर बिल पास हो जाता है। तो राज्यसभा में अगर पेश किया था तो राज्यसभा में बिल पास हो गया। एक हाउस में पास होने के बाद अब यही सारा प्रोसेस दूसरे हाउस के लिए लगाना पड़ेगा, लोकसभा। अगर आपने राज्यसभा से शुरुआत की थी और अगर आपने लोकसभा से शुरुआत की थी तो राज्यसभा पर यही सारा प्रोसेस दोबारा लगाना पड़ेगा। फिर स्टेज 7 में क्या होता है, क्या अदर हाउस में पास कर लो। फिर स्टेज 8 पर क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इस पर अपनी सहमति देते हैं, अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं, अपनी असेंट देते हैं कि हाँ ये बिल मुझे सही लग रहा है, मैंने अपनी मर्जी दे दी। और लास्ट में फाइनली बिल एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है और उसे फिर ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश कर दिया जाता है। सर ऑफिशियल गेजेट में तो पहले भी पब्लिश किया था, ये बार बार क्यों हो रहा है? थर्ड स्टेज में जब ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश किया था तब एज ए बिल इसे पब्लिश किया था, तब कानून नहीं बना था, बिल बना था। लेकिन लास्ट स्टेप में जब इसे पब्लिश किया जा रहा है तब ये कानून बन चुका है, एक्ट बन चुका है, लॉ बन चुका है। तो ये था अपना सारा प्रोसीजर लॉ बनने का। तो इनकम टैक्स लॉ लाने के लिए भी सरकार ने ये सारे स्टेप्स 1961 में या 60 में कहूं, क्योंकि बिल बनने में भी टाइम लग जाता है, तब फॉलो किए थे, तब जाकर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया था। इसी तरह से 2017 से पहले भी ये सारे स्टेप्स जीएसटी के लिए भी फॉलो किए गए थे, तब जाकर जीएसटी लॉ 2017 आया। तो ये बेसिक सी चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, तभी आपको आगे का लेवल, आपका लेवल बढ़ा रहा हूं अभी मैं, आपको एक लेवल पर आना जरूरी है मेरी बातें समझने के लिए। मैं चाहूं तो फर्स्ट क्लास से ही क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं, आसान आसान टॉपिक, आपको मजा भी आएगा कि हाँ यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। लेकिन हम तरीके से चलेंगे। पहली 2-3 क्लास आपकी बेस बिल्डिंग होगी, इनफैक्ट पहली क्लास में ही आपकी बेस बिल्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल टाइप के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो देखो, तो हमने पढ़ा कि टैक्स दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कोई भी टैक्स हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 265 कहता है भारत के संविधान का कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून बनाए बिना आप कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकते। तो सर कानून बनाने का प्रोसीजर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, वही यहां पर लिखा भी हुआ है। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ अ लॉ इज फॉर्मुलेटेड इन इंडिया। वही है, ये सारी चीज मैं आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, फटाफट रीडिंग ले लेते हैं। स्टेज नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूनियन बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आप पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लोकसभा में किया था तो राज्यसभा में कर देना, राज्यसभा में किया था तो फिर बाद में लोकसभा में कर देना। तो पहले किसी में भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आएगी फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में चेक कर लेंगे बिल यहाँ के लायक है भी या नहीं। फिर इसे एज ए बिल ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश कर देंगे। फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देंगे, वो चेक कर लेगी कि हाँ सारे प्रिंसिपल्स इसमें ठीक हैं लॉ बनाने के, कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं कर दी कि वो कानून में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। प्रिंसिपल्स होते हैं कानून बनाने के भी, क्या उन्हें तो वॉयलेट नहीं कर दिया? अगर स्टैंडिंग कमेटी को भी सब कुछ सही लग रहा है तो फिर ये संसद भवन में इसकी रीडिंग के लिए भेज देंगे। फिर ये डिस्कस होगा, एक एक बिल, एक एक प्रोविजन इसका डिस्कस होगा संसद भवन में, राज्यसभा या लोकसभा एज द केस में भी। फिर उसको एक कमेटी के पास भेज दिया जाएगा कि आप पब्लिक की ओपिनियन लो। पब्लिक जो बताएगी उसको भी हम ध्यान में रखेंगे, डेमोक्रेसी है इंडिया में। फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि हाँ भाई पब्लिक का ये कहना है। फिर उनको लगा कि हाँ पब्लिक की बात मान के कुछ अमेंडमेंट करनी है तो वो अमेंडमेंट्स वगैरह कर देंगे इसमें, और अमेंडमेंट को भी बिल का हिस्सा बना लेंगे। उसके बाद सारी अमेंडमेंट्स वगैरह सब होने के बाद, सारी डिबेट सब कुछ डिस्कशन होने के बाद, सिंपल मेजॉरिटी के साथ कि 50% से ज्यादा लोग जो बैठे हैं वहां पर वो एग्री कर रहे हैं, तो फिर वोटिंग होकर बिल पास हो जाएगा। और बिल जब पास हो गया तो कौन से हाउस में हुआ था, या तो राज्य लोकसभा में हुआ था या राज्यसभा में हुआ था। यही स्टेप फिर दोबारा स्टार्ट होगा दूसरे हाउस में। और फिर उसके बाद क्या होगा,
प्रेसिडेंट अपनी असेंट देगा कि हाँ मैं भी एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, ये बिल आना चाहिए, अच्छा है। और लास्ट स्टेज में ये बिल पब्लिश हो जाएगा इन द गेजेट ऑफ इंडिया। और लास्ट स्टेप में जब ये पब्लिश होएगा तब उसे क्या बोलेंगे हम, एक्ट या कानून, लॉ। सर एक्ट बोलेंगे या लॉ बोलेंगे? सर एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या है? कंपनीज एक्ट वर्सेस कंपनी लॉ, क्या डिफरेंस है दोनों में? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स लॉ, क्या डिफरेंस है दोनों में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्या डिफरेंस है? सर सुनी हुई तो दोनों चीजें लग रही हैं, बट एग्जैक्ट डिफरेंस हमें नहीं पता। तो देखो, एक्ट वर्सेस लॉ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया हुआ है। इनकम टैक्स रूल्स ये भी बनाए हुए हैं। फिर टाइम टू टाइम कुछ नोटिफिकेशंस भी आती रहती है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, कुछ सर्कुलर्स भी इशू कर देती है सरकार, कुछ ऑर्डर्स, कुछ क्लैरिफिकेशंस ये भी सरकार इशू कर देती है। कभी कभार कोई केस लगता है, किसी का कोई मैटर डिस्प्यूट अराइज हो गया डिपार्टमेंट के बीच और पर्सन के बीच, तो वो मैटर आगे आगे जुडिशरी के पास भी जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी अपने डिसीजंस देते हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर क्या बोला जाता है, लॉ। एक्ट प्लस रूल्स प्लस नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, क्लैरिफिकेशंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, इन सब से जो भी डिसीजन निकले, ये सब मिलकर क्या कहे जाएंगे, लॉ। तो इनकम टैक्स एक्ट प्लस इनकम टैक्स रूल्स प्लस इनकम टैक्स के सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स प्लस इनकम टैक्स की जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी हैं वो, इन सब को मिलाकर मैं क्या बोलूंगा, इनकम टैक्स लॉ। इसी तरह से कंपनीज एक्ट प्लस कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स है वो, प्लस नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो कंपनी लॉ में आई हैं, वो सब मिला के क्या बोले जाएंगे, कंपनी लॉ। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो लॉ के अंदर ही आता है। तो लॉ एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि सर सर्कुलर का क्या मतलब होता है, ऑर्डर का क्या मतलब होता है, क्लैरिफिकेशन का क्या मतलब है, नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, ये सब आपके सीए फाइनल लेवल पर डिस्कस हो जाएंगे। अभी अपने पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इन सब चीजों को डिस्कस करें, और एग्जाम में ये आने भी नहीं वाले। तो आपको इतना क्लियर होना जरूरी है कि एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है। लॉ इज अ वाइडर टर्म, बिगर टर्म। लॉ कंप्राइजेस ऑफ एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, रूल्स, रेगुलेशंस, व्हाइल एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। तो सर इनकम टैक्स लॉ में हम क्या क्या पढ़ेंगे अब आज से आपको क्या बोलना है कि हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने आए हैं सर आपसे। आप मुझसे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने नहीं आए। हो सकता है आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए इनकम टैक्स रूल्स पे से, या हो सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई हो, उस पर क्वेश्चन आया हुआ हो एग्जाम में। तो आप मुझसे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने नहीं आए, आप तो मुझसे इनकम टैक्स लॉ पढ़ने आए हो, जिसमें मुझे सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो देखो, तो इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीजें हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, हर साल इनकम टैक्स एक्ट अमेंड होता रहता है। इतना डायनामिक सब्जेक्ट है ये, हर साल इसमें अमेंडमेंट आती रहती है। अगर आप अब की बार मेरी क्लास ले रहे हो और मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्लास लेते ही जो एग्जाम आए आप सभी उसमें पास हो जाएं, बट भगवान ना करे कोई फेल होता है, अगले साल में जो उसके एग्जाम्स होंगे तब तक उसके एग्जाम में अमेंडमेंट्स आ चुकी होंगी, सिलेबस में काफी अमेंडमेंट आ चुकी होंगी। तो इनकम टैक्स लॉ में बहुत अमेंडमेंट्स आती रहती है, इनफैक्ट सारे टैक्स लॉज में अमेंडमेंट आती रहती है, जीएसटी में भी हर रोज अमेंडमेंट्स आ रही है। तो इतनी अमेंडमेंट्स आती हैं कि आप इस साल क्लास ले रहे हो, आप पास हो जाओगे वेल एंड गुड, नहीं होगे तो आपको अगले साल अमेंडमेंट क्लास लेनी पड़ेगी। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, उन सब्जेक्ट्स में फेल हो गए तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हो बिना किसी एडिशनल मेहनत के। लेकिन अगर आप टैक्स में फेल हो गए, खासकर नवंबर वाले बच्चे,
तो उनको तो अमेंडमेंट क्लास लेनी पड़ जाएंगी, खाम का आपका कंटेंट बढ़ जाएगा, आपके दिमाग में जो ऑलरेडी एक चीजें जमी हुई होंगी वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसलिए टैक्स में तो आपको एग्जेम्पशन लानी बेहद जरूरी है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो हर साल अमेंडमेंट आती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू, हर साल बजट आता है फरवरी मार्च में, तो तब बजट जो आता है उसमें अमेंडमेंट्स लाती है सरकार, फाइनेंस एक्ट आता है उसमें। तो आपके सिलेबस में जो एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट 2020। अब मई में कोई एग्जाम देगा मई 2022 में अगर, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा फाइनेंस एक्ट 2021। मई 2020 में जिसके एग्जाम्स हैं उस पर एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2020। मई और नवंबर के लिए सेम फाइनेंस एक्ट चलता है। तो अगर कोई मुझसे ये क्लासेस ले रहा है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वो मई के लिए भी एग्जाम्स दे सकता है और नवंबर में भी, मई 2021 में भी दे सकता है और नवंबर 2021 में भी। लेकिन ये क्लास लेने के बाद अगर आपको मई 2022 में या नवंबर 2022 में एग्जाम्स देने हैं तो अमेंडमेंट्स आ चुकी होंगी थोड़ी बहुत, वो आपको क्लासेस एडिशनली लेनी पड़ेगी। चलो अभी तो बी पॉजिटिव, हम यही मान के चलते हैं कि आप सभी नवंबर में ही पास होगे, और डेफिनेटली होगे, सभी मेहनत करेंगे, आप भी और मैं भी, और डेफिनेटली आप पास होगे, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। तो देखो क्या क्या अभी तक हम पढ़ चुके हैं। मेरी आदत है बार बार ये बताने की कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, ताकि आप खो ना जाओ इस समुद्र में, आपको पता चलता रहे कि हम कहां चल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि टैक्स का क्या मतलब है। दो तरह के टैक्सेस हैं। टैक्स का लॉ लगाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए सरकार को कोई ना कोई कानून लेकर आना पड़ेगा। कानून का लाने का प्रोसीजर क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो एक पॉइंट और भी है कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या यहां पर एक ही सरकार है, मोदी सरकार? नहीं, यहां पर तो दो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स। एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कोई एक गवर्नमेंट नहीं है पूरे इंडिया के लिए। तो सवाल उठता है कि इनकम टैक्स का जो कानून है वो कौन सी सरकार के अंडर आता है, मोदी सरकार के या योगी सरकार के? योगी सरकार स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स का कानून आपको क्या लगता है किसने बनाया होगा? सेंट्रल लेजिस्लेचर्स ने बनाया होगा, संसद भवन में बना होगा, या स्टेट लेजिस्लेचर्स ने बनाया होगा, विधानसभा में बना हुआ होगा? क्या लगता है आपको? सर हमें तो नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम टैक्स का जो लॉ बनाया हुआ है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर्स ने बनाया हुआ है। तो इनकम टैक्स आता है मोदी गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनकम टैक्स नहीं आता। सर आपको कैसे पता चली ये बात? देखो बताता हूं कहां लिखी है बात। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसके अंदर आता है एक शेड्यूल, 7th शेड्यूल। एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सेक्शंस भी होते हैं, शेड्यूल्स भी होते हैं। तो उसमें भारत के संविधान में 7th शेड्यूल है एक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7th शेड्यूल। उसमें ना 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। भारत के संविधान के 7वें शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट में कुछ मैटर्स लिख रखे हैं। इन लिस्ट में लिखने का मतलब क्या होता है? यूनियन लिस्ट में जो मैटर लिख दिया गया उस पर कानून बनाने की पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर्स के पास है।
स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिख दिए गए उन पर कानून बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स लिख दिए गए उस पर कानून बनाने की पावर दोनों के पास है, सेंट्रल लेजिस्लेचर्स के पास भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी। तो जब आप 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में जाओगे, वहां पर आपको 1 2 3 4 ऐसे करके सीरियल नंबर 82 में लिखा मिलेगा इनकम टैक्स। वहां से मुझे पता चला कि इनकम टैक्स का कानून बनाने की पावर योगी सरकार के पास, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है, सेंट्रल लेजिस्लेचर्स के पास है। मोदी सरकार के अंडर आता है इनकम टैक्स लॉ। तो आपको कभी भी ये जानना हो कि ये सरकार कौन सी सरकार ने कानून बनाया है, तो आपको ये लिस्ट रेफर करनी पड़ेगी 7th शेड्यूल के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें यूनियन लिस्ट में देखने से पता चलता है कि इनकम टैक्स सेंट्रल लेजिस्लेचर्स ने बनाया हुआ है, मोदी सरकार के अंडर आता है। स्टेट लिस्ट में इनकम टैक्स नहीं लिखा हुआ। स्टेट लिस्ट में और मैटर्स हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस का जो कानून है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास रहता है। जैसे यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, ये हर स्टेट ने अपने कानून बना रखे हैं पुलिस के। आर्मी ये सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आर्मी। कुछ मैटर्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, दोनों सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। एग्जाम्पल स्टैंप, सेंट्रल लेजिस्लेचर्स ने भी बना रखा है और स्टेट लेजिस्लेचर्स ने भी बना रखा है। तो हम तो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ इनकम टैक्स, एंड हैंस द पावर टू फ्रेम इनकम टैक्स लॉ वेस्ट्स विद सेंट्रल लेजिस्लेचर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो अब तो क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू डिटरमाइन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेचर, कि कैसे पता चलेगा कि ये कानून सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाएंगे, संसद भवन में बनेगा ये कानून, या किसी स्टेट की विधानसभा में बनेगा। तो देखो, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस मींस वेदर अ लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू मेक अ लॉ और नॉट। भाई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि कौन इस पर कानून बनाएगा। तो कह रहा है कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, यहां पर दो सरकारें हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्मॉलर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो पावर टू मेक लॉज इज ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबलीज। तो संसद भवन में भी कानून बनते हैं और हर स्टेट की विधानसभा में भी कानून बनते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये कानून कौन बनाएगा? तो देखो, दो तरीके हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये पता चलेगा कि ये कानून कौन बनाएगा। एक तो मैं आपको बता चुका हूं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये दो आर्टिकल्स हैं, इनफैक्ट 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 246 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर मैटर पर या पर्टिकुलर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। तो ध्यान से सुनना बात, यूनियन लिस्ट में जो मैटर लिख दिए गए, कौन सी कहां लिखी है लिस्ट? 7th शेड्यूल में लिखी हुई है। उस लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उन पर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, संसद भवन के पास है, सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास है। जो मैटर्स लिस्ट 2 में लिख दिए गए, स्टेट लिस्ट में लिख दिए गए, लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो मैटर स्टेट लिस्ट में लिख दिए गए उन पर कानून बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट के लेजिस्लेचर। हरियाणा के लिए कानून बनाना तो हरियाणा विधानसभा के पास पावर है। यूपी के लिए कुछ कानून बनाना जो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, उसकी यूपी के लेजिस्लेचर्स के पास है। और अगर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बनाना है तो उसकी तो कोई स्टेट है नहीं, तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर है उस स्टेट के लिए, उस यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बनाने की। तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर लिखे हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर। स्टेट लिस्ट में जो कानून लिखे हैं उन पर मैटर लिखे हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? हर स्टेट की विधानसभा। अगर किसी स्टेट की विधानसभा नहीं है, फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज, तो उनके लिए कानून बनाएगा पार्लियामेंट। और जो मैटर्स लिस्ट 3 में लिखे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हैं, उस पर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट के पास भी पावर है और हर स्टेट के लेजिस्लेचर के पास भी पावर है। यह बात लिखी है आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और जीएसटी के लिए तो अलग आर्टिकल डाला गया
ये हम जीएसटी में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल क्यों आया। वहां पर लिखा है कि जीएसटी का कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास भी है और हर स्टेट की विधानसभा के पास भी है। तो ये लिस्ट देखकर आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर कानून कौन सी सरकार के अंडर आ रहा है। अब आप एक चीज बताओ कि स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है पुलिस, कि पुलिस से रिलेटेड कानून बनाना है तो इसकी पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि योगी जी अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स को अपनी विधानसभा में यूपी की क्या करें, हर स्टेट के लिए पुलिस का कानून वही बना दे? क्या ऐसा अलाउड है? नहीं, योगी जी अपनी स्टेट के लिए बना सकते हैं, अपनी विधानसभा में। हर स्टेट के लिए नहीं बना सकते, पूरे इंडिया के लिए बना देंगे तो वो, अगर हर स्टेट के लिए बना देंगे तो इसलिए इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि इन मैटर्स में, इन लिस्ट में वो मैटर होना चाहिए। आपको टेरिटरी का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि स्टेट लिस्ट में मैटर लिखा हुआ है, योगी जी ने अपनी विधानसभा में महाराष्ट्र के लिए कानून पास कर दिया, तो ये अलाउड नहीं है। ये बात कैसे लिखी है, पढ़ते हैं कि अगर पूरे इंडिया के लिए कानून बनाना है या किसी यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बनाना है तो उसकी पावर किसके पास है? संसद भवन के पास है, सेंट्रल लेजिस्लेचर्स के पास है। और अगर किसी स्टेट के लिए कानून बनाना है तो उसकी पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर्स, उस स्टेट के लेजिस्लेचर्स के पास पावर है। तो सर क्रक्स की बात करो, क्रक्स क्या निकला इस डिस्कशन का? क्रक्स ये निकला कि कोई भी कानून बनाते हुए दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर आप पार्लियामेंट कानून बना रहा है तो वो पूरे इंडिया के लिए बना सकता है, लेकिन अगर कोई स्टेट लेवल पे कानून बन रहा है तो वो उसी स्टेट के लिए ही बनेगा। दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान रखना है कौन से मैटर पे कानून बना रहे हो। अगर आप यूनियन लिस्ट पर कानून के मैटर्स पर कानून बनाना चाह रहे हो तो वो सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर, संसद भवन ही बना सकता है। अगर आप स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर कानून बनाना चाह रहे हो तो फिर वो कानून सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही बना सकते हैं। अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट पर कुछ कानून बनाना चाह रहे हो तो दोनों के पास पावर है। जीएसटी के ऊपर अगर आप कानून बनाना चाह रहे हो तो दोनों के पास पावर है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब सर हमें ये बताओ कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ये तो हमें बेसिक्स तो समझ आ गया इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स कुछ नहीं है सर, एक डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स ये नहीं है, कोई भी इनकम टैक्स देता है वो सामने वाले से रिकवर नहीं कर सकता। इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का कानून है, मोदी सरकार के अंडर आता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर ने ये बनाया है, संसद भवन में कानून बना हुआ है। कानून बनाने के लिए ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया था 1960 में, ये भी सर हमें समझ आ गया। और ये मैटर यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, इसलिए सेंट्रल लेजिस्लेचर ने इस पर कानून बनाया है और ये पूरे इंडिया के लिए लगता है, इसलिए संसद भवन ने ये कानून बनाया है। इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स एक्ट में भी सारा में डिफरेंस समझ आ गया। इनकम टैक्स लॉ एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, क्लैरिफिकेशंस, जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आते हैं। तो आगे से हम यही बोलेंगे कि हम आपसे इनकम टैक्स लॉ पढ़ने आए हैं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने नहीं आए हैं। इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे तो एक्ट तो उसमें आ ही जाएगा। अब सर चैप्टर्स कितने हैं अपने सिलेबस में, ये बताओ। ये सारे चैप्टर्स आपके इनकम टैक्स में 14 चैप्टर्स, जिसमें से हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो होगा हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा तो आप इनकम टैक्स निकाल पाओगे। ये चैप्टर समझने के बाद आप अपने घर पे आपके पापा मम्मी जिसकी भी रिटर्न जाती हो उनको बोल देना कि आपका टैक्स मैं निकालूंगा आपकी बार। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में आप निकाल पाओगे। ये चैप्टर अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप आराम से, आपके सामने कोई भी आ जाएगा अपनी इनकम लेके तो आप उसका टैक्स निकाल पाओगे, उसे बता देना भाई तेरा इतना टैक्स बन रहा है, जमा करा दे। तो हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आपको क्लियर होनी जरूरी है। ये चैप्टर्स करेंगे लेकिन अभी नहीं, इससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं अभी वो आपको समझनी जरूरी है। तो कुछ बेसिक टर्म्स का मतलब समझते हैं। मीनिंग ऑफ बेसिक टर्म्स, कि पर्सन का क्या मतलब है। टैक्स के मतलब में मैंने क्या बताया, मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स मींस एन इनवॉलेंटरी फीस लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन पर लगा सकती है। तो सवाल उठता है पर्सन का क्या मतलब है सर।
क्या पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल आते हैं? क्या कंपनीज पर इनकम टैक्स नहीं लगा सकती सरकार? क्या पार्टनरशिप फॉर्म पर लगा सकती है? क्या एलएलपी पर लगा सकती है? क्या एलियंस पर सरकार इनकम टैक्स लगा सकती है? तो अगर एलियंस पर्सन में आएंगे तो लगा सकती है, वरना नहीं लगा सकती। तो इसलिए पर्सन्स की डेफिनेशन समझना तो बेहद जरूरी है, बिल्कुल बेसिक चीज है कि पर्सन्स पर इनकम टैक्स लगता है तो पर्सन का क्या मतलब है। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें से सेक्शन 2 है जिसमें सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो उसी सेक्शन 2 में क्लॉज 31 में क्या लिखा हुआ है, पर्सन की डेफिनेशन बता रखी है कि पर्सन की परिभाषा में, डेफिनेशन में ये सारी चीजें शामिल है, ये सारे लोग पर्सन्स में कवर हो जाएंगे। तो पर्सन्स में क्या इंक्लूड है? इंडिविजुअल, ये तो आपको पता ही है, ह्यूमन बींग्स, नेचुरल पर्सन्स, इनको हम इंडिविजुअल बोलते हैं, ये पर्सन में काउंट होंगे। तो इन पर इनकम टैक्स लग गया। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कुछ लोग फैमिली की फॉर्म में काम करते हैं, ज्वाइंट है, अभी भी अलग अलग नहीं है, तो उस कैपेसिटी को बोल दिया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। तो ये भी पर्सन में शामिल है। HUF का क्या मतलब होता है सर? HUF मीन्स ए फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइव्स एंड डॉटर। HUF का मतलब ये होता है कि जिनका एक ही एंसेस्टर था कोई, जैसे सन, उसके पापा, उसके दादा, इन सब का एंसेस्टर, इनके परदादा, मतलब एक ही कॉमन लाइन चलती आ रही है, एक ही एंसेस्टर है, ऐसे लोगों की डॉटर्स और उनकी वाइफ, यानी क्रक्स की बात करूं तो एक ज्वाइंट फैमिली, इकट्ठी फैमिली को क्या बोल दिया गया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मुस्लिम्स पर अप्लाई ये नहीं होता, मोमडन्स पर ऑब्वियसली द वर्ड दे हैव यूज्ड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो ऑल हिंदूज, जैन, सिख्स, ये सब हिंदू भी माने जाते हैं। तो ये कवर्ड है, ये फैमिलीज जो है इनको क्या बोल दिया जाएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, मिस्टर एक्स, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वहां से उसे इनकम आ रही है, तो वो पर्सन है, इनकम कमा रहा है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी फैमिली की दुकान है, शॉप है, फैमिली के नाम पे इकट्ठी, तो उस फैमिली की इनकम मानी जाएगी वो। उस दुकान पर मान लो फैमिली का कर्ता बैठता है, मेल मेंबर्स बैठते हैं सारे, तो भी वो इनकम किसकी मानी जाएगी? HUF की मानी जाएगी। वो ये नहीं मानी जाएगी कि गले पे जो बैठा है या जो कमा रहा है पैसे वहां पर बैठ के मेल, उनकी इनकम क्या मानी जाएगी? HUF की इनकम मानी जाएगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। तो इंडिविजुअल भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड है, उन पर भी इनकम टैक्स लगेगा। HUF भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड है, उन पर भी इनकम टैक्स लगेगा। पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। पार्टनरशिप फर्म तो आई होप आपको सभी को पता ही होगी, 12th के अकाउंट्स में आपने खूब पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस किए होंगे। तो पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। डेफिनेशन आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हो, तो इसे पढ़ लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। LLP, क्या सर ये भी पर्सन मानी जाती है? तो LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ये क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, इनका हाइब्रिड वर्जन, इन दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया? LLP। तो LLP में जो फीचर्स होते हैं, कुछ फर्म के फीचर्स लगते हैं और कुछ कंपनी के लगते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है LLP। तो LLP सर फर्म माने हम उसे इनकम टैक्स के लिए या कंपनी माने? तो सिंपल सा क्रक्स बता रहा हूं आपको कि पूरे इनकम टैक्स में एक्ट में जो भी बात मैं पार्टनरशिप फर्म के लिए बोलूंगा, आप मान के चलना LLP पे भी वही बात यूं की यूं लग जाएगी। तो जो बात पार्टनरशिप फर्म पे लग रही है वही LLP पे भी लगेगी। तो आप LLP और पार्टनरशिप फर्म को बिल्कुल सेम मानकर चलना। उसके बाद आ रहा है कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड है। AOP, BOI ये सब भी पर्सन माने जाते हैं। ए लोकल अथॉरिटी ये भी पर्सन मानी जाती है। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, इन सभी को हम क्या बोल देते हैं? पर्सन्स। सर इसमें तो कई सारी चीजें आ गई, हमें तो सिर्फ यही समझ आया है, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म। हाँ, कंपनी के बारे में भी हमने थोड़ा सा सुना हुआ है, इसके अलावा तो हमने कुछ भी अभी नहीं सुना। तो आज की क्लास में छोटी लगा रहा हूं, इंट्रोडक्शन क्लास थी इसलिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों का मतलब।
आप ये मान के चलो पर्सन्स में लगभग सभी चीजें कवर्ड है, हर तरह के पर्सन्स कवर्ड है, सबसे ये इनकम टैक्स लेना चाहते हैं, इसलिए ये सभी को कवर कर देते हैं। तो ये पर्सन्स इन्होंने बता रखे, जो भी हमने रियल लाइफ में देखे वो सभी कवर्ड है। मुझसे पढ़ने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? बात नंबर 1 कि जो भी बात मैं बता रहा हूं, क्लास में पढ़ा रहा हूं, आप क्लास खत्म होने के बाद अगली क्लास देखने से पहले वो सारी चीजें टिप्स पर पढ़कर याद कर कर आएंगे। अगर आपका नेचर इस तरह का है कि आपने पढ़ लिया, क्लास में सुन लिया, घर जाके आपको कुछ नहीं पढ़ने की आदत है, तो प्लीज मेरे पास क्लास ज्वाइन मत करना। मेरे पास वही बच्चे ज्वाइन करें जो यहां पर पढ़ने के बाद घर जाकर सब कुछ अच्छे से समझ के याद करेंगे, मुझसे प्रॉब्लम्स लेंगे, वही बच्चे मुझे ज्वाइन करें। बात नंबर 2 कि कोई भी बच्चा किसी भी चैप्टर के बीच में छुट्टी नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका वो पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। सर ऐसे तो हमें कहीं भी मामा के घर, नानी के घर जाना हुआ तो ऐसे केस में आप क्या करना है, एडवांस में मुझे बताना, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी क्लास देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। हो सकता है आप बीच में ऐसी क्लास में चले जाओ जिससे रिलेटेड आगे सारी चीजें आने वाली अगली 5 क्लास में, तो वो आपकी खराब हो जाएंगी, कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए बेटर है अवॉइड करो छुट्टियां। अब 1 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी लग के, तो बेटर है छुट्टियां अवॉइड करो। फिर भी कभी ऐसी स्थिति अराइज हो जाती है कि छुट्टी लेनी बहुत जरूरी है, ऐसे केस में एडवांस में मुझसे बात कर लेना, उसके बाद ही छुट्टी लेना। तीसरी चीज, आप एक नोटबुक ले लेना। क्लास में मैं बहुत सारे लॉजिक्स बताता हूं कि ऐसा ऐसा क्यों किया सरकार ने। सरकार तो लिख देती है कि ये इसमें ये टैक्स रेट लगेगा, तो क्यों लगेगा, ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट है तो क्यों एग्जेम्प्ट है। तो ये सब चीजें मैं लॉजिक्स बताऊंगा क्लास में, एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, तभी आपको याद होंगी। अगर मैं ऐसे ही सारी चीजें रटवाने लगूंगा तो आपको कुछ याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, कंपनी लॉ भी, अकाउंट्स भी है, तो आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं लॉजिक्स बताऊंगा एक एक चीज का। तो आप नोटबुक लेकर आओगे, मतलब अपने पास रखोगे, उसमें आप जो मैं लॉजिक्स बताऊंगा वो आप लिख लेना, क्योंकि कल को 2-3 महीने बाद आप चीजें भूलनी शुरू हो जाओगे। और अगर आपके पास नोटबुक में आपके पास लॉजिक्स लिखे होंगे तो आपको याद रहेगा। चौथी चीज, आपको नोट्स में से ही पढ़ना है। नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनका प्रिंट्स निकलवा लोगे और उसी में से ही आप पढ़ोगे। आप खुद मत लिखने बैठ जाना, प्रैक्टिस के लिए आपको लिखना है खुद भी। जो भी चीज मैं बताऊंगा क्लास खत्म होने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसे अलग नोटबुक में लिख लेना, लेकिन याद करना है, रिवीजन करनी है, सारे काम आपको नोट्स में से ही करने पड़ेंगे जो मैं आपको दूंगा। पांचवी चीज, जो भी क्लास स्टार्ट होगी नोटबुक पर लिख लेना क्लास का नंबर, कि जैसे आज आपके पास नोटबुक है उस पर लिख लेना पेज नंबर 1 पर क्लास नंबर 1। ऐसा करने से क्या होगा कि कल को मान लो 2 महीने बाद आपको किसी क्लास में प्रॉब्लम आई किसी टॉपिक में, आप मुझे कहोगे सर ये दोबारा समझा दो, तो मेरे पास क्लास रिकॉर्डेड होगी, मैं आपको वो क्लास दोबारा शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे नंबर बताना पड़ेगा, सर क्लास नंबर ये शेयर कर दो। तो इसलिए हर जो भी क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले क्लास नंबर लिख लेना, डेट लिख लेना, ताकि आपको कल को दोबारा देखनी हो तो आपको याद रहे। पॉइंट नंबर 6, सर हमें क्वेरीज लेनी हो तो फिर हम क्या करेंगे? आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, 12th में तो हम फिजिकली पढ़ते थे, हम तो प्रॉब्लम ले लेते थे अपने सर से, अब आपसे पढ़ रहे हैं, आप तो बता के निकल लोगे, हमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे? तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूं, 9050552209 9050552209 CA आशुतोष वत्स। मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, उसमें सभी बच्चों को ऐड कर दूंगा, जिसकी जो भी क्वेरी होगी, कुछ भी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, उस ग्रुप पर किसी भी टाइम 24 घंटे में आप किसी भी टाइम जब आपका मन करे आप प्रॉब्लम डाल सकते हो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा आपकी क्वेरी का। और अगर आपको लग रहा है कि व्हाट्सएप पे सर क्वेरी समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा या आप मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन पहले व्हाट्सएप पे क्वेरीज पूछना, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ ऑफिस में या और भी बहुत काम होते हैं, तो आप पहले व्हाट्सएप पे क्वेरी डालना, अगर आपकी क्वेरी सॉल्व ना हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, क्या सर आप सिर्फ सिलेबस करा के ही निकल लोगे या हमारी तैयारी भी कराओगे? देखो, सबसे पहले आपका कवर होगा सिलेबस, सिलेबस फिनिश होने के बाद मैं डेफिनेटली आपके टेस्ट लूंगा, उन्हें चेक भी करूंगा और आपको पकड़ूंगा भी सही।
आप पिछले बैच वाले बच्चों से भी पूछ सकते हो कि क्या टेस्ट लिए गए थे या नहीं, क्या टाइमली टेस्ट चेक होके मिले थे या नहीं, क्या उससे कुछ फायदा हुआ था या नहीं, पिछले बैच के बच्चों से पूछ सकते हो। तो पहले हम फिनिश करेंगे सिलेबस, उसके बाद हम टेस्ट भी डेफिनेटली लेंगे। तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज, कुछ बेसिक क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कि पर्सन्स में जो चीजें हमने नहीं समझी उनका क्या मतलब है, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्या ये सब पर्सन्स में कवर्ड है, इनका क्या मतलब है। बेसिक्स टर्म्स पढ़ने के बाद हम अपना इनकम टैक्स एक्ट असलियत में अभी 1-2 क्लास बाद स्टार्ट करेंगे। ये तो बेसिक सी चीजें थी जो आपको समझनी बेहद जरूरी है। तो चलिए, कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझसे डेफिनेटली पूछना, और एक तो कोई भी प्रॉब्लम पूछने में आलसी ना बने। ये ना सोचे कि सर क्या सोचेंगे मैं ऐसी प्रॉब्लम ले रहा हूं, मैं तो आपको अनपढ़ मान के चल रहा हूं। मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि आपको 10th लेवल का प्लस माइनस ही आता है। तो कोई भी प्रॉब्लम लेते हुए हिचकिचाना मत। आप मुझे पैसे दोगे प्रॉब्लम लेने के लिए, समझने के लिए, पास होने के लिए, पैसे कमाने के लिए। कल को सक्सेसफुल होने के लिए मुझे आज पैसे दे रहे हो। तो इसलिए सारी प्रॉब्लम अपनी मुझसे ले लेना इनकम टैक्स की, तो बाकी प्रॉब्लम अपनी बाकी टीचर से ले लेना। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम टाइम टू टाइम निपटाते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। गुड बाय, टेक केयर।